अच्छा, उसके बाद हम कार्डिक आउटपुट इक्वेशंस कुछ पढ़ लेते हैं। हमने स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ लिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो हमारे पास ये 70 मिलीलीटर आ जाता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम वो ब्लड होता है हमारे पास जो कि दोनों वेंट्रिकल्स एक बीट के अंदर जो है वो इजेक्ट करते हैं, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या चीज़ है? इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम सॉरी ओवर एंडास्टोलिक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंडास्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन वो कह रहा है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी का एक इंडेक्स है, यानी वेंट्रिकल जो है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम मैयर करने के लिए जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन वो एंडास्टोलिक वॉल्यूम है जो कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इजेक्ट करना होता है, उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। डिक्रीज इन द सिस्टोलिक हार्ट फेलियर यूजली नॉर्मल इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इजेक्शन फ्रैक्शन हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो है ये नॉर्मल रहेगा। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में इसलिए नॉर्मल रहेगा क्योंकि डायस्टोलिक से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। रिलैक्सेशन के बाद जो फेज़ फिल हो जाती है उसमें तो हमारे पास वो हार्ट फेलियर, इसमें हमारे पास ये होगा कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए डिक्रीज़ होगा क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन है ही मैयर ही उस चीज़ को करता है, कॉन्ट्रैक्शन कोई तो वो मैयर करेगा कितना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो वेंट्रिकल्स में से निकल रहा है, ठीक है, पंप आउट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, तो वो तो कम होगा। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या चीज़ है? अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज़ इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है दोनों वेंट्रिकल से, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का इक्वेशन जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर आ जाती है। ठीक है, फिक्स प्रिंसिपल से कहते हैं कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन ओवर आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट माइनस वीनस ऑक्सीजन कंटेंट। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज जो है वो पहले कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल स्टार्ट पे, तो जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट है वो तो मेंटेन रहता है। किस तरह से मेंटेन रहता है? हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी बॉडी को वॉल्यूम जो है वो पूरा मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन होता है सिर्फ हार्ट रेट से। ठीक है, एसवी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो उसके बाद नॉर्मल एक हद तक वो बढ़ता है, उसके बाद वो अपनी प्लेटो फेज़ में आ जाता है। ठीक है, उस नॉर्मल फेज़ में आ जाता है, फिर सिर्फ हार्ट रेट के बढ़ने से ही हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो मेंटेन हो रहा होता है। फिर कहता है डायस्टोल इज़ शॉर्टेंड विद हाई इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डायस्टोलिंग फीलिंग कम हो जाएगी और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। अच्छा, उसमें वो इसमें ये कह रहा है कि डायस्टोल हमारे पास जब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो डायस्टोल कम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल्स की टैकीकार्डिया हो जाएगा ना, उसके बाद उसको फिलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब रिलैक्स हो और फिर फिल हो और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, उतना उसके पास टाइम ही नहीं होगा, कम हो जाएगा हार्ट के पास डायस्टोलिक फिलिंग टाइम, और जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है तो कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास कम होगी। वही कि कार्डिक आउटपुट किस चीज़ से इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन किस चीज़ में इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, और स्ट्रोक वॉल्यूम हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर में हमारे पास क्या आता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये 120 होता है, ये 80 होता है, तो हमारे पास 40 जो है वो मिलीमीटर, 40 या 44 के दरमियान नॉर्मल रेंज जो है वो हमारे पास ये इतनी होती है। अब इसमें वो बता रहा है कि किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पल्स प्रेशर और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये स्ट्रोक वॉल्यूम की। ठीक है, पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और ये कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। या स्ट्रोक वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा, उसके कम होने से पल्स प्रेशर कम हो जाएगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्टीरियल कॉम्प्लाइंस, और आर्टीरियल कॉम्प्लाइंस के वो बिल्कुल
हम ये पढ़ रहे थे कि पल्स प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्टीरियल कॉम्प्लाइंस के। अब हमारे पास आर्टीरियल कॉम्प्लाइंस क्या चीज़ है, ये हमेशा ऑपोजिट होती है स्टिफनेस के। और जो कंप्लाइंस वैसे होती है कि आर्टरी वॉल की एबिलिटी वो कितनी डिस्टेंड हो सकती है या एक्सटेंड हो सकती है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकती है जैसे जैसे उस पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन प्रेशर। ठीक है, जितना वॉल्यूम इसका चेंज होगा उस लिहाज से, यानी प्रेशर के चेंज होने से कितना वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, ये हमारे पास आर्टीरियल कॉम्प्लायंस होती है और इसके पल्स प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा इंक्रीज़ किस किस तरह से होती है और डिक्रीज़ किस किस तरह से होती है। इंक्रीज़ होती है हाइपरथायराइडिज्म में, एओर्टिक रिगर्गिटेशन में, एओर्टिक स्टिफनेस में, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन जो बड़े होते हैं एज में उनके जो है वो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की वजह से भी ये हो सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में पल्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास सिंपैथेटिक टोन जो है वो इंक्रीज़ हुई होती है, इस वजह से पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है। एनीमिया में होता है, एक्सरसाइज करते हुए होता है। ठीक है, उसके बाद पल्स प्रेशर जो है वो आयोटिक स्टेनोसिस में कम हो जाएगा, स्टेनोसिस नैरोइंग वहाँ पे हुई है इस वजह से। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में हमारे पास पल्स प्रेशर जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, कार्डियक टेम्पोनेट में कम हो जाएगा क्योंकि उसमें हमारे पास हाइपरटेंशन हुई होती है। और एडवांस्ड हार्ट फेलियर में, यानी जो हार्ट फेलियर थेरापीज़ के बाद भी, जो मेडिकेशंस के बाद भी कम नहीं हो रहा, ज़्यादा ही हो जा रहा है, उसको हम एडवांस्ड हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? कार्डिक आउटपुट के और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है कि पूरी सर्कुलेटिंग बॉडी के अंदर, पूरे सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी उसको रेजिस्टेंस लग रही है ना, उसको हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर एट रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट लिया 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या तो ये फार्मूला यूज़ कर लें आप या फिर सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। अब यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 80 होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारे पास 120 होता है, इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 93 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, यानी मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास इतना होता है। ठीक है, और इसको भी अगर हम प्लस करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और 1/3 पल्स प्रेशर को, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो यही आता है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि स्टार्लिंग कर्व हमारे पास क्या होती है, इसमें उसने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, आइनोट्रोपी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, किस तरह से इंक्रीज़ होती है, किस तरह से डिक्रीज़ होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर प्री लोड। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्री लोड के। ठीक है, जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी प्री लोड जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, जितना ये कम होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो, ये हमारे पास नॉर्मल है वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या फिर हम इसको प्रीलोड कह सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है या फिर कार्डिक आउटपुट उन्होंने कहा हुआ है। अब जिस तरह से ये इंक्रीज़ हो रहा है दोनों चीज़ें, ठीक है, उस तरह से हमारे पास कर्व जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कब होगी और हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ कब होगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी कैटेकोलामाइंस के ज़रिए से, जैसे हमने पीछे पढ़ा, और पॉजिटिव आइनोट्रोप्स वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं, जैसे कि डाइगोसिन वगैरह। ठीक है, वो हम देंगे तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना वो पहले से भी ज़्यादा से एक्सरसाइज वगैरह में गई हुई है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ कब होगी, या फिर हम विद लॉस ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमआई वगैरह में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में बीटा ब्लॉकर्स देंगे हम, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे जैसे हमने पहले पढ़ा, या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि हार्ट डायलेट हुआ है ना, वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में आता ही नहीं है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कोर्स कम होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है स्टार्लिंग कर्व के अकॉर्डिंग हमने। ठीक है, ये हार्ट फेलियर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये और होता और नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देख लेनी है। जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वही मीन आर्टीरियल प्रेशर
कार्डिक आउटपुट पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड जो है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लो ऑफ ब्लड इन द स्टेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वो हमारे पास सिस्टोलिक होता है। नाम से आपको पता चल रहा है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और हार्ट जो है वो रिलैक्स जब हो रहा होता है उस टाइम हमारे पास जो प्रेशर आता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वॉल ऑफ द वेसल, ठीक है, उस टाइम जो प्रेशर है वो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। फिर फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डिक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास वीनस रिटर्न आ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी आ जाएगी, हार्ट रेट आ जाएगा और प्रीलोड आ जाएगा। वीनस रिटर्न से क्या होता है, वीनस रिटर्न होता क्या है, अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट रीचेस टू हार्ट बाय द हेल्प ऑफ द वेन्स, ठीक है, वो हमारे पास वीनस रिटर्न है। वीनस रिटर्न प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डिक आउटपुट के, जबकि वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीनस रिटर्न के, लेकिन जो वीनो डायलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वीनस रिटर्न के, ठीक है। हमारे पास अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा हो रही है तो वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, या वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रही है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन अगर डायलेशन हो रही है तो उस टाइम पे हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज डिक्रीज़ होने से कार्डिक आउटपुट जो है वो अफेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रैक्टिलिटी से, हार्ट रेट से और प्रीलोड से, जैसे ये सारी चीज़ें